कल वित्त मंत्री पीयूष गोयल के साथ सरकारी बैंकों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर भी शामिल होंगे और दिन भर चलने वाली इस बैठक में डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए की रिकवरी और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शर्तों पर चर्चा होने की संभावना है और साथ ही और भी कई मुद्दे शामिल होंगे इस बैठक में। लेकिन आइए विस्तार से उन तमाम मुद्दों पर जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कल की बैठक काफी अहम लग रही है, लेकिन ये बताएं कि क्या कुछ निकल कर आ सकता है, क्या क्या होगा एजेंडे में? सबसे पहले तो ये बता दूं कि सरकारी बैंकों के साथ ये जो बैठक होने जा रही है वो दो मायनों में काफी अहम है। पहला कि अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बैठक हो रही है। दूसरा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही दिन बाद रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जानी है और साथ ही साथ 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। ऐसे में समझा जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के दौरान 2-3 मुद्दों पर खास फोकस किया जाएगा। पहली बात कि डूबते हुए कर्ज यानी एनपीए की रिकवरी में अब तक कौन कौन से बैंक ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है और कौन कौन से बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है और क्या किए जाने की जरूरत है। जब पिछली बार अंतरिम वित्त मंत्री बने थे पीयूष गोयल तो सशक्त योजना लाया था एनपीए रिकवरी के लिए, तो उस योजना का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा, उसके तहत कितने एनपीए की रिकवरी हो पाई, इस बात की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। दूसरा मुद्दा होगा कि सरकारी बैंकों ने कर्ज देने की रफ्तार कैसी रखी है। छोटे मझौले कारोबारी रिटेल सेक्टर को सरकारी बैंकों ने कितना कितना कर्ज दिया है और इसको और क्या बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ बैंकों में नकदी की समस्या तो नहीं है, इसकी भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के तहत जो बैंक है उनकी हालत कैसी है और कितनी जल्दी ये बैंक बाहर निकल सकेंगे, इस पर ही बातचीत होने के आसार हैं। और बैठक के बाद 3 बातें निकलने की संभावना है। पहली बात कि किस किस बैंक को कितने पैसे की जरूरत है और कब सरकार पैसा दे सकती है। दूसरी बात कि पीसीए के दायरे से कौन कौन से बैंक कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या संकेत दिए हैं, इस पर खास फोकस रहने वाला। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कथित लोन फ्रॉड केस की जांच कर रहे अधिकारी सुधांशु धार मिश्रा का तबादला कर दिया गया है। सुधांशु धार मिश्रा ने चंदा कोचर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर साइन किए थे। सुधांशु धार अभी दिल्ली सीबीआई में बैंकिंग एंड सिक्योरिटी में एसपी थे और उनका तबादला रांची के सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंस ब्रांच में कर दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दर्ज करने के दूसरे ही दिन अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर जांच को सही जगह पर केंद्रित रखने की सलाह भी दी थी और उसके बाद अब मामले की जांच अधिकारी सुधांशु धार मिश्रा के तबादले की बात सामने आई है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक कथित लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई की जांच पर अरुण जेटली ने सवाल उठाए थे। उन्होंने अमेरिका से लिखे अपने ब्लॉग में कहा था कि जांच एजेंसियों को बैंकिंग इंडस्ट्री के हर शख्स पर शक नहीं करना चाहिए, सिर्फ असली गुनहगारों पर ही फोकस करना चाहिए। जेटली ने एजेंसियों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने की भी सलाह दी थी। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार वकील गौतम खेतान को रिमांड पर भेज दिया है। अभी 2 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और गौतम खेतान पर ब्लैक मनी छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। ईडी का ये भी कहना है कि गौतम खेतान ने कई शेल कंपनियां बना रखी हैं जिनके जरिए पैसों का लेन देन होता है। ईडी की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपित खेतान को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। जी और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने माना है कि कंपनी की माली हालत नाजुक है। एक चिट्ठी में सुभाष चंद्रा ने कहा है कि समय पर कर्ज नहीं चुका पाने के लिए वो कर्ज देने वालों से माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो हर किसी का एक एक पैसा वापस चुकाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने माना कि एसएल इंफ्रा में नीलामी के दौरान उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। D2H का सौदा काफी महंगा पड़ा है। परिवार में बंटवारे के बाद कारोबार की योजना काफी सफल नहीं रही। IL&FS मामला सामने आने के बाद और हालात खराब हुए हैं। उन्होंने कर्जदारों को तब तक भरोसा रखने के लिए कहा है जब तक कि जी एंटरटेनमेंट बेचने का सौदा पूरा नहीं हो जाता। और इसके एसएल ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। एसएल ग्रुप का करीब 14,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया।
इताजी एंटरटेनमेंट ने कुछ और सफाई दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी गलत ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। नीत्यांक इंफ्रा पावर का एसएल ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। नोटबंदी से जुड़े सवाल नीत्यांक इंफ्रा से पूछे गए थे। एसएफआईओ ने एसएल ग्रुप कंपनियों से जुलाई अगस्त में अपना पक्ष रखने को कहा था। टाटा ब्रांड का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। टाटा दुनिया की सबसे बड़े 100 ब्रांड की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय ब्रांड यहां पर ये बन गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में ये ब्रांड 104वें पायदान से चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गया है। इस ब्रांड की कुल वैल्यू 37% बढ़कर $19.5 अरब पर पहुंच गई है। टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के प्रदर्शन में सुधार से ग्रुप के ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ है।